हेलो दोस्तों, जीएस मंत्रा परिवार की तरफ से मैं अतुल तिवारी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने कहा कि मैं रीजनिंग एक्सप्रेशन की क्लास ले रहा हूं और आप सबसे हर वीडियो में ऐसे ही मिलूंगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। प्रश्नों की प्रकृति, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको इस तरह बताऊंगा कि आपको कभी भी जीवन में रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता ना हो और किसी भी परीक्षा को इस वीडियो के बाद आप दे सके। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को डिटेल में समझ रहे हैं। इसके पहले कि मैं प्रश्नों पे आऊं, मैंने बेसिक्स को बताना जरूरी समझा, मैंने ऑप्शंस को बताना जरूरी समझा और कल आपसे कहा था कि मैं 10 ऐसे ऑप्शंस लेकर आऊंगा जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक विकल्प को बहुत आसानी से समझते जाएंगे। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के चैप्टर में प्रश्नों से ज्यादा इसके विकल्प महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकल्प आपको उलझाएंगे। 3 ऐसे मैं चीज लेता हूं, x, y और z। x, y, z हमारी इमेजिनरी चीज है, क्योंकि हम सारे वास्तविक रिलेशन सारे ऑप्शंस में नहीं बना सकते, इसलिए हमने x, y, z को लिया है। हर एक ऑप्शन में x, y, z अलग अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, अलग अलग भूमिका अदा करेगा। सबसे पहले मैं पहले विकल्प में आता हूं और आपको समझाता हूं कि पहला विकल्प हमें एग्जाम्स में कैसे दिए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उसके बाद इस क्लास का भरपूर आनंद उठाइए। पहले टाइप के ऑप्शंस में क्या होता है कि 3 सर्कल इस तरह हमको दिए जाते हैं। तो जब 3 सर्कल इस तरह हमको दिए जाएंगे तो हम क्या समझेंगे, ये देखिए। हमने इसमें x लिखा, हमने इसमें y लिखा और इसमें क्या लिखा, z। अब हम क्या कहेंगे, ये बात आप समझ लो। मैं लॉजिक्स बोलता जाऊंगा, आप क्या करोगे, सिर्फ सुनते जाओगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम फालतू का वेस्ट होगा। पहला लॉजिक क्या है, पहला ऑल। किसका ऑल, ये जो देखो x का सर्कल है, ये पूरा ये x का सर्कल है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये y के अंदर आ रहा है। मतलब क्या कि x का जो पूरा हिस्सा है वो y के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, यानी कि ऑल x आर y, यानी कि सभी x y है। पहला रिलेशन। दूसरा क्या, ये सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है वो क्या है, z है, और सबसे बड़े वाले सर्कल में ये जो सर्कल है y का, ये इंक्लूडेड है। हमने कहा कि अगर मैं किसी सर्कल को बनाऊंगा तो मैं उसके सीमा क्षेत्र को बना रहा हूं, मतलब कि उसके अंदर अगर कोई चीज है तो पूरी तरह उसमें क्या है, समाहित है। पहले विकल्प में यही हो रहा है कि y का जो पूरा हिस्सा है वो किसके अंदर है, z के अंदर है। 2 बातें तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रही हैं। ये भी क्या क्या रिलेशन बना, ऑल। तीसरी बात जो आपको नहीं दिख रही है लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या, हमने पहले कहा कि x का सारा हिस्सा y के अंदर है। दूसरी बात हमने कहा कि y का सारा हिस्सा भी z के अंदर है। अब मैं कह रहा हूं कि इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि x का सारा हिस्सा z के अंदर है, यानी कि तीसरी बार भी हम ऑल का रिलेशन बना सकते हैं। किसका रिलेशन बना सकते हैं, ऑल का रिलेशन बना सकते हैं। 3 रिलेशन है, ऑल x आर y, ऑल y आर z और ऑल x आर z। तीसरा मैंने कैसे कहा, देखो ये बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा सर्कल x, ये पूरा का पूरा तो z के अंदर ही है, तो z के अंदर आने वाली सारी चीजें उसके अंदर ही मानी जाएंगी। कहने का मतलब ऑल x आर z। पहला विकल्प जिसमें तीनों के तीनों रिलेशन किस तरह के बन रहे हैं, ऑल टाइप के बन रहे हैं। हम दूसरे विकल्प पे आते हैं और दूसरे विकल्प को ध्यान से समझते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, हमने कहा ये 3 सर्कल्स हैं। ओके, 3 सर्कल में हमने इनकी नेमिंग की, ये x है, ये y है और ये z है। आप सर्कल को देखते ही समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाहता है। आप बोलो क्या कहना चाहता है कि x और y के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, y और z के बीच में भी किसी तरह का रिलेशन नहीं है और z और x के बीच में भी किसी तरह का रिलेशन नहीं है। पहला क्या, कोई भी x y नहीं है, यानी कि पहला रिलेशन क्या बना, नो। दूसरा क्या कि कोई y भी z नहीं है, y का कोई भी हिस्सा z के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये तो हो गया। तीसरा क्या रिलेशन बना, ये भी नो ही है, z का कोई भी हिस्सा x के अंदर नहीं है। पहली क्लास में मैंने आपको जो बताया था
कि नो में क्या होता है कि दोनों तरफ से बातें कही जा सकती है। मैंने जब कहा कि x का कोई हिस्सा y के अंदर नहीं है, तो सेम टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि y का भी कोई हिस्सा z के अंदर नहीं है। ये दो ऑप्शंस हो गए। मैं आपको तीसरे ऑप्शन पे ले चलता हूं। ऑप्शंस को डिटेल में समझ लेंगे, फिर सवाल को करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे साथ एक नोट्स बना सकते हैं। जहां भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा वहां पे पॉज करिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप टाइम है आपके पास, तो सबसे अच्छा है कि अपने आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाओ। तीसरे विकल्प पे अगर हम आते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक विकल्प हमें इस तरह दिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं विकल्पों को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में प्रश्न से ज्यादा विकल्प इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से इंपॉर्टेंट है। जिन रिश्तों को आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, मस्तिष्क में बैठाएंगे, उसी को जाके ऑप्शंस में मिलाना होगा। मैंने कहा कि इस बार ये x है, ये y है और ये z है। आप ऐसे विकल्प को आप देखोगे तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आना चाहिए कि देखो x और y के बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन x और y के बीच में ऐसा हिस्सा भी है जो दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि y का पूरा हिस्सा x के अंदर है, और ऐसा भी नहीं है कि x का पूरा हिस्सा y के अंदर है। पहली बात क्या कि कुछ x y है, और इसको हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं, मतलब कुछ y x है। चलो फिर क्या कहा कि देखो कि y और z के बीच में भी एक हिस्सा कॉमन है, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं आपको। ये क्या है, y और z के बीच में ये वो हिस्सा है जो y में भी है और z में भी है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ y क्या है, z है, और कुछ z क्या है, y है। तीसरी चीज मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि ये जो एक हिस्सा है x और z के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो x में भी है, z में भी है। सेम अपोजिट बोल सकते हैं रिवर्स में कि कुछ z क्या है, x है, कुछ x क्या है, z। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा इसमें जो तीनों में है। वो कौन सा हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना दूर का भाग, आई होप आपको दिख रहा हो। ये क्या है कि ये तीनों में कॉमन है। तो अब बोलो हमने किस तरह का रिलेशन बनाया। सबसे पहले हमने कहा कि कुछ x y है, यानी कि हमने सम का रिश्ता बनाया, कुछ का रिश्ता बनाया। ठीक है, जब हम सम कहते हैं तो हम दोनों तरफ से बोल लेते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि कुछ y क्या है, x है। दूसरी बार भी मैंने सेम चीज बनाया कि कुछ y क्या है, z है। इस बार भी हमने सम ही बनाया। फिर मैं कह रहा हूं कि इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं। तीसरी बार में हमने कहा कि कुछ z x है। तीसरी बार भी हमने क्या बनाया, सम बनाया। कुछ यानी कि क्या है कि तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बीच तीनों की तीनों रिश्ते क्या हैं, सम बन रहे हैं। मैं आपको एकदम सीक्वेंस, एकदम पैटर्न में लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको तीनों ही ऑल बताया, उसके बाद मैंने तीनों ही नो बताए, उसके बाद तीनों ही मैंने क्या बताए, सम बताए। पैरेलल कीजिए, पैटर्न की चीजें खत्म। चौथे विकल्प में जाएंगे, कुछ नया मिलने वाला है। तीन विकल्प आपके सामने हो चुके हैं, चौथा विकल्प मैं आपको लेकर आ रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। विकल्पों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथे विकल्प अगर मैं आऊं तो एक सर्कल आपको इस तरह मिलेगा, सेम ऐसे। ये विकल्प बहुत ज्यादा दिखता है। अगर मैं इसके नेमिंग करूं तो मैं बोलूं कि ये x है, ये y है और ये z है। और आपको याद हो कि बिल्ली, कुत्ते और पालतू पशु के साथ चैप्टर की हमने शुरुआत की थी। उस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने इस तरह का सर्कल आपको बताया था। तो आई होप अगर आपकी क्लास देखी होगी तो किसी भी तरह की आपको सुविधा नहीं होती। हम पहली बात क्या बोलेंगे, क्या कि x और y के बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी कि हमने सबसे पहले सम को बनाया। हम और क्या बोल सकते हैं कि y और z के बीच में भी एक ऐसा हिस्सा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब अब फिर से सम को बोल सकते हैं, ये दो सम हो गए। तीसरा सम का मतलब कुछ, जब किसी एक चीज का कुछ भी हिस्सा दूसरे में कॉमन हो तब क्या बोलेंगे कि कुछ सम। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि x और z में इस फिगर के हिसाब से हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। ना तो x का कोई हिस्सा z में ओवरलैप हो रहा है, ना ही z का कोई हिस्सा x में ओवरलैप हो रहा है। यानी कि हम इस बार बोलेंगे नो।
हमने कहा कि पैटर्न में सारी चीजें चल रही हैं। पहले सारी चीजें ऑल थी, फिर सारी चीजें नो हो गई, फिर सारी चीजें सम हो गई। अब दो सम है और एक नो है। दो वस्तुओं के बीच सम का संबंध है, दो चीजों के बीच, और एक चीज के बीच क्या किसका संबंध है? नो का संबंध है। ये 4 विकल्प हो गए। 5वें विकल्प पे मैं आता हूँ। एक बड़ा सा सर्कल है, इन दो बड़े से सर्कल्स में दो छोटे छोटे सर्कल है। मैं सबसे बड़े सर्कल को बोलता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है। ये क्या है? एक्स है। ये दोनों छोटे छोटे सर्कल क्या है? ये वाई है। इस ऑप्शन को ध्यान से समझो, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो वाई है इसका सारा का सारा हिस्सा इस एक्स के सर्कल में इंक्लूड है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? एक्स। और वाई किसके अंदर है? एक्स के अंदर है। कहने का मतलब कि ऑल वाई आर एक्स, वाई का सारा हिस्सा एक्स में है। दूसरा क्या बात ये कहना चाहता है? दूसरी बात कहना चाहता है कि जेड का जो सारा हिस्सा है वो भी एक्स के अंदर है, यानी कि ऑल जेड आर एक्स। आप देखते हो दोनों चीजें बहुत सिंपल दिख रही है। एक बड़ा सा सर्कल है और उस बड़े से सर्कल में वाई और जेड दो चीजें हैं। वाई का सारा हिस्सा एक्स के अंदर है, जेड का सारा हिस्सा एक्स के अंदर है। एक और भी रिलेशन है क्या? आप देखो कि वाई और जेड के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो क्या? नो। ध्यान से बात समझ में आई? हमने सम नो पढ़ा, हमने ऑल नो पढ़ा। कितने विकल्प हो गए? 5। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करके चलो। अब हम छठे विकल्प की ओर चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके बेसिक्स पता हो गए, हमें इसके कॉन्सेप्ट पता हो चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने 5वां विकल्प बताया उसी की तरह हम छठे विकल्प को भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें दोनों जो सर्कल होंगे वो अंदर ही एक दूसरे के थोड़े हिस्से से मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्स का सर्कल है, ये वाई का सर्कल है और ये जेड का सर्कल है, तब आप ही मुझे बोलोगे कि वाई और जेड के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों के लिए कॉमन चीज है। ये बात आपको सिलोजिज्म में बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने शुरुआत की है वेन डायग्राम से। सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है कि आप सवालों को गलत कराते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि क्लियर कोई बता नहीं पा रहा। इसमें हम पहली बात क्या बोलेंगे? पहली बात बोलेंगे ऑल। किसका ऑल? वाई का सारा हिस्सा एक्स के अंदर है। दूसरी बात क्या बोलेंगे? जेड, जेड के लिए भी ऑल, जेड का सारा हिस्सा किसके अंदर है? एक्स के अंदर है। तीसरी बात, वाई का कुछ हिस्सा जेड के अंदर है, यानी कि सम, ऑल सम। 7वें विकल्प की ओर बढ़ते हैं, 7वें ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह दिखेगा 7वां जो विकल्प है। अगर हम इसकी नेमिंग करें कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर आप पूरे अंक अर्जित करना चाहते हो तो आपको पूरा पढ़ना भी होगा। अगर आप आधा पढ़ोगे तो आप आधे अंक अर्जित करोगे। क्लास को एकदम डिटेल में लेके चल रहा हूं, आप भी एकदम डिटेल में पढ़ो क्योंकि नंबर भी आपको किसमें मिलेंगे? डिटेल में। कहने का मतलब पूरा मिलेगा। पहला जो रिलेशन बनेगा क्या? वाई का जो सारा हिस्सा है वो किसके अंदर है? आपको दिख रहा होगा, किसके अंदर है? एक्स के अंदर। पहले क्या बोल सकते हैं? ऑल। दूसरा क्या बनेगा? यक्स का जो ये सर्कल है कहीं से भी जेड से कनेक्ट नहीं हो रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि दूसरी बात हम जो बोल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं? नो। तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं? तीसरी बात ये बोल सकते हैं कि अगर एक्स का कोई हिस्सा जेड में नहीं जा रहा तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाई का भी कोई हिस्सा जेड के अंदर नहीं जा रहा, यानी कि वाई और जेड में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये भी क्या होगा? नो होगा। आपको बात समझ में आई? ये 7 विकल्प हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आइदर आप इसको अपनी नोटबुक में लिखो। 3 और विकल्प बचे, 7 हो गए। हम 8वें विकल्प की ओर चलते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि विकल्पों को कैसे समझते, सीखते और लगाते। हमने जैसे भी पढ़ा है ये 8वां विकल्प है, तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये इस तरह। आप देखते जाओगे थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ रिश्ते बदल जाएंगे, उनके बीच के लॉजिक बदल जाएंगे। तो अगर हम इसको एक्स कहें, इसको वाई कहें और इसको जेड कहें, अब आप बोलो, आप क्या बोलोगे? पहला क्या? इस सारे के सारे वाई किसके अंदर है? एक्स के अंदर है।
यानी कि ऑल। दूसरा क्या बोलोगे कि y का कुछ नहीं, x का कुछ हिस्सा z के अंदर है। कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा जो कॉमन, x का कुछ हिस्सा किसके अंदर है? z के अंदर। तीसरी बात क्या बोलोगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? सम। तीसरी बात आप क्या बोलोगे? तीसरी बात बोलोगे कि y का और z का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, यानी कि हम इसको लिखेंगे नो। y और z में कोई संबंध नहीं है, जबकि x और z में संबंध है, y और x में संबंध है। ये तो हो गया 8वां विकल्प। 9वें विकल्प की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद एक और है बस। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ये जो बाहर से सर्कल आ रहा है क्या कर रहा है कि दोनों को ही टच कर रहा है। इसकी नेमिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं ये बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है, और ये क्या है? z। अब हम इस बार क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि जो y का सारा हिस्सा है वो किसके अंदर है? वो तो x के अंदर है। दूसरी बात हमें क्या बोलनी होगी कि x का कुछ हिस्सा z के अंदर भी है, यानी कि x और z के बीच में सम का रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? सम बोलेंगे। तीसरी बात जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि y का भी कुछ हिस्सा z के अंदर है। इसमें क्या था कि y का कोई हिस्सा z के अंदर नहीं था, जबकि इसमें क्या है कि y का कुछ हिस्सा z के अंदर है। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इतने से ही रिश्ता बदल जाएगा। इसमें भी हम क्या बोल देंगे? सम। इस तरह मैंने आपको 9 विकल्प समझाया। एक लास्ट विकल्प में आपको समझाऊंगा ऑप्शन, और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन होगा तो हम इसको उसी टाइम ध्यान से समझ लेंगे। लास्ट विकल्प अगर मैं आपको समझाऊं 10वां, कुछ इस तरह दिखेगा। ये क्या है? इसकी नेमिंग करें तो अगर ये x है, ये y है, और ये क्या है? z। हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि x का कुछ हिस्सा किसके अंदर है? y के अंदर, जो कि क्लियरली दिख रहा है, यानी कि हम सबसे पहले सम लिख सकते हैं। दूसरी बात जो हम लिखेंगे वो क्या कि y का कोई हिस्सा z के अंदर नहीं है, यानी कि y और z के बीच में नो का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? नो का। तीसरी बात जो कहेंगे कि x और z में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि x और z में भी नो का रिलेशन है। 10 विकल्प। विकल्पों को ही क्यों पढ़ाया? सवाल क्वेश्चन बताने से पहले विकल्प समझाया, ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं। सवाल बताएंगे फिर विकल्प के हिसाब से अपनी थ्योरी सेट कर लेंगे। मैंने सबसे पहले विकल्प ही समझाया, क्योंकि इसके पहले कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट आप समझो और बताओ, इसके पहले मैं आपको विकल्पों के बारे में ही समझा दे रहा हूँ। और ये भी बता दे रहा हूँ कि 10 ऐसे विकल्प हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। यानी कि ये 10 विकल्पों के बाहर अगर कोई बात आती है तो ये जरूरी है कि आप उसको उसी टाइप समझ लो। लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 विकल्पों के साथ इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करता हूँ। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन और ऑप्शंस को समझाना, बताना, इसके बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को बताना जरूरी समझ। एक एक सवाल में आप लिखता जाऊंगा, आप क्या करोगे? एक एक सवाल का आंसर देते जाओगे। पहला मैं आपसे कहता हूं कि 3 शब्द हैं। कौन कौन से? दिन है, वर्ष है और महीना। इन तीनों के बीच मुझे वेन डायग्राम से रिलेशन समझाओ। आप क्या बोलोगे? आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि 30 दिन का एक महीना होता है, मतलब इन 30 दिनों में ही कोई भी दिन अगर होगा वो उसमें आएगा। यानी कि दिन का पूरा सर्कल किस में आएगा? ये दिन है। ये पूरा का पूरा सर्कल किसका? दिन का। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा महीना के अंदर, मंथ के अंदर। ठीक है, आपके मन में पहला ख्याल। दूसरी बात क्या? आप कहेंगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि सारे के सारे महीने वर्ष के अंदर ही आते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पूरा महीने का सर्कल है वो किसके अंदर आता है? वो वर्ष के अंदर आता है। हमने जब आपको ऑल का ऑप्शन बताया था, मैंने कहा था कि 2 बातें तो आपको एकदम स्पष्ट दिख जाएंगी और बता भी लोगे। तीसरी बात आपको खुद से समझनी होगी क्या कि जिस तरह दिन, सारे दिन के सर्कल महीने के अंदर है, जिस तरह पूरे महीने का सर्कल वर्ष के अंदर है, उसी तरह सारा दिन का सर्कल किसके अंदर है? वर्ष के अंदर है। कहने का मतलब, हाँ, ये ध्यान रखना कि विकल्प किस तरह के दिए रखे हैं, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये तो पहले सवाल का आंसर हो गया। अगर हम बढ़े दूसरे सवाल की ओर,
जो कि क्या है, ये आज के दिन का दूसरा सवाल है, जो कि है गाजर, खाद्य सामग्री और तीसरा हमारा जो शब्द है वो है सब्जी। मैं आपसे कहता हूं कि तीन शब्दों के बीच आपको क्या संबंध स्थापित करना है और उसको वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट भी करना है। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भैया गाजर भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, और बायोलॉजी में गाजर किसके अंदर आता है, सब्जी के अंदर आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये गाजर का सर्कल है, गाजर का पूरा हिस्सा सब्जी के अंदर आएगा, ठीक है, और सब्जी का पूरा सर्कल खाद्य सामग्री के अंदर आएगा। इसका भी किस तरह का रिलेशन बना, ऑल का रिलेशन बना। पहले वाले में भी हमने सब कुछ ऑल बताया था, दूसरे वाले में भी हमने सब कुछ ऑल बताया। मैंने पहले आपको बेसिक्स बताए, कॉन्सेप्ट्स बताए, ऑप्शंस बताए, अब मैं आपको रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ। कहने का मतलब इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, वो चाहे कोई भी परीक्षा रही हो, किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आए। दो सवालों की मैंने चर्चा की, जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने ऑप्शंस बताए हैं, उनमें से हर तरह का सवाल और एक भरपूर सवाल होगा कि आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद सीधे परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। तीसरे सवाल की तरफ और चले हम, तो हमने तीन शब्द लिख रखे हैं, लड़का, लड़की और शिक्षिका, ठीक है। तीन शब्द लिख रखे हैं, लड़का, लड़की और शिक्षिका। इन तीनों के बीच में शिक्षिका की जगह कक्षा शिक्षिका भी, क्लास टीचर। जैसे कि ये क्लास चल रही है, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो मैं टीचर होता, मेरे सामने लड़के भी बैठे होते और लड़कियां भी बैठी होती। तो ये आपको रियल रिलेशन बताना है कि तीनों क्या संबंध होता है। देखो, लड़के जो होते, जैसे अगर ये क्लास होती तो लड़के क्या होते, वो तो क्लास टीचर हो नहीं सकते क्योंकि वो तो लड़के हैं। यानी कि लड़का और क्लास टीचर यानी कि कक्षा शिक्षिका में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, लड़की, जो लड़कियां हमारे सामने बैठी होती पढ़ने के लिए, वो भी क्लास टीचर नहीं हो सकती क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स है। यानी कि लड़कियां भी कक्षा शिक्षिका नहीं हो सकती। ये हमने कहा कि ये लड़कों का सर्कल है, क्लास टीचर का और ये लड़की का। और तीसरी बात जो हम सब जानते हैं क्या, कि कोई लड़का क्या हो सकता है कि लड़की नहीं हो सकता। तो ये आज के दिन के तीन सवाल थे। आज मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। पहली क्लास में बेसिक्स बताए और आपसे वादा किया कि दूसरी क्लास में आऊंगा और 10 विकल्पों को समझाऊंगा। दूसरी क्लास में आया, 10 विकल्पों को डिटेल में समझाया। इसलिए समझाया क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं। फिर मैंने आपको 3 सवाल कराए, 3 सवालों में समझाया कि इसका आंसर कैसे देते हैं। अब जब मैं आऊंगा अगले लेक्चर में, तब मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत अन्य तरह के भी सवाल आते हैं और ऐसे क्रिटिकल रिलेशंस भी होते हैं जब हमारा दिमाग चक्कर आ जाता है, हम संबंधों को स्थापित नहीं कर पाते। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कठिन से कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, मैं अगले वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूं।